अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट की मौजूदा पोजीशन क्या है और आने वाले दिनों में इस पे सियासी हालात का क्या असर पड़ेगा। और इस सेगमेंट को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम बताएंगे कि प्लॉट की प्राइसेस की क्या पोजीशन थी पिछली गवर्नमेंट में, अभी मौजूदा उसकी क्या पोजीशन है और आने वाले दिनों में उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। और दूसरे नंबर पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, और आप बना बनाया घर लेते हैं तो उस पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो अगर बात की जाए पहले हिस्से की, जिसमें प्लॉट की ट्रेडिंग आती है कि अगर आपके पास सरमाया तो आप प्लॉट में इंजेक्ट करते हैं, तो 2021 में अगर इसको देखा जाए, जब पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से इस पे एमनेस्टी स्कीम थी और उसके तहत ये था कि आप जहां से भी पैसा लाएंगे उससे आपको सोर्स ऑफ इनकम उस पर नहीं पूछा जाएगा। तब पाकिस्तान की बेशुमार सरमायादारों ने पैसा रियल एस्टेट में इंजेक्ट किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भेजी और पैसा इंजेक्ट हुआ मार्केट में और रियल एस्टेट में एक बहुत ज्यादा बूम आया। ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है रियल एस्टेट मार्केट की प्राइसेस अप हो गई। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी जो इन्वेस्टर जो जितनी हैसियत रखता था उसने इन्वेस्ट किया इस मार्केट में और इससे काफी लोगों ने फायदा भी लिया। जैसे ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थोड़ी हुई, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और उन्होंने नई एफबीआर पॉलिसीज भी थोड़ी रिवाइज की और उसके बाद जो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग थी वो एकदम से रुक गई। सॉलिड प्रॉपर्टी यानी कि जो प्लॉट्स वगैरह हैं, फाइलों का तो फाइलों पे भी इंपैक्ट पड़ा, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो जब रियल एस्टेट मार्केट पे ये इंपैक्ट पड़ा एफबीआर के टैक्सेस का और सारी चीजों का, तो उससे हुआ क्या? हुआ ये कि सरमायादार एकदम से मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में बायर जो है वो बहुत कम था और सेलर ही सेलर था। तो जब सेलर इतना फ्रिक्वेंटली मार्केट में आया तो उससे क्या हुआ कि चीज की वैल्यू कम होगी, जो कि एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, उसके तहत मार्केट आ गई कि डिमांड जो है वो बहुत कम थी और सप्लाई बहुत ज्यादा थी। और अगर मैं आपको थोड़ा डॉलर से रियल एस्टेट का कंपैरिजन बताऊं तो वो कुछ यूं है कि जब लास्ट गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट गई है तो तब डॉलर का रेट था 179 रुपीज पर डॉलर। तो अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तब आपने 1 करोड़ का प्लाट लिया था और उसकी जगह अगर आपने 1 करोड़ के डॉलर लिए होते तो क्या फर्क था? 1 करोड़ का प्लाट को अगर 179 से हम डिवाइड करते हैं जो तब डॉलर का रेट था, तो आपके बनते हैं $55,865। तो अगर वो डॉलर आपने आज तक रखे होते, यानी 4 से 5 माह रखे होते, तो आज डॉलर का रेट है 230 रुपए, जो कि बनता है 1,28,49,000। यानी कि तब का 1 करोड़ का प्लॉट आज का जो है वो 1,28,50,000 का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आपका 1 करोड़ का प्लॉट था, मार्केट से जैसे ही सरमायादार गायब हुआ, इन्वेस्टर चला गया, तो वो प्लॉट 10% डिक्रीज के साथ आज खड़ा है 90 लाख के ऊपर। यानी आपका तब का जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो आज 90 लाख का बिक रहा है मार्केट में अगर आप बेचते हैं तो। मतलब कि 10 लाख का वो और 28 लाख का जो उसके ऊपर प्रॉफिट होना था, अगर डॉलर लिए होते, आपको 38 लाख का नुकसान हुआ। बेसिकली ये नुकसान 38 लाख का आपके करोड़ में से निकल गया, आपका करोड़ में से डिक्रीज हो गया इतना वैल्यू। ठीक हो गया जी। ये था डॉलर और रियल एस्टेट का कंपैरिजन। अब आने वाले दिनों में, आज की डेट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पंजाब गवर्नमेंट जो अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कौन सीएम बनेगा, क्या पॉलिसीज होगी, किस तरह आगे चलेंगे। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट जो है वो आप यूं कह लें कि 1 साल तक बहुत नीचे रहेगी, इसमें कोई ऐसा बूस्ट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इसकी दूसरी पोजीशन को हम देखते हैं कि जी अगर हम प्लॉट पे घर बनाते हैं तो उसमें क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर आप इस टाइम पे जो जेन्युइन बायर है वो प्लॉट लेता है तो उसको आज से पिछले टाइम से भी सस्ता मिलेगा और आज से आने वाला जो टाइम है उस पे भी, यानी 1 साल का तो पीरियड आप स्क्वीज पीरियड लगा लेना, उसमें आपका हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई जंप आ जाए, हो सकता है ना आ जाए, उसके बाद तो डेफिनेटली जंप आना ही आना है। तो इट इज राइट टाइम टू बिल्ड योर होम। और अगर आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई आप अपनी कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं
और उसके लिए आपको प्लॉट आज के दिन में बहुत सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, दूसरा फैक्टर ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जिसमें 2-3 मेजर जो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट मार्केट में अब कहाँ 600 का बैग, कहाँ आजकल 1200 1250 का बैग है। और उसके पीछे जो रीजन है सीमेंट इंक्रीज की, आपको पता है कि सीमेंट बनने के लिए सबसे जो मेजर कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। ऑलमोस्ट 65% 60% जो है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से। तो जैसे ही डॉलर बढ़ता है, जाहिर है वो कोल की इंपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनली भी कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। कोल पाकिस्तान में जितने भी पावर हाउस बने हैं वहां उनमें कोल जो है वो इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से, यूक्रेन से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन आपको पता है कि यूक्रेन की तो अभी जंग चल रही है रशिया से, तो कोल पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है और उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ी है। और पावर हाउसेस की जैसे कॉस्ट बढ़ी है तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है सीमेंट के ऊपर। और डॉलर बढ़ा है उसका भी इंपैक्ट हुआ है, उससे फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे जितनी भी आपकी कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट हेड्स हैं, वो भी फ्यूल प्राइसेस तो डायरेक्टली आप कह लेना कि वो प्रोपोर्शनल है आपकी तमाम एक्टिविटीज से जो भी हो रही हैं। जब फ्यूल बढ़ता है हर चीज बढ़ जाती है। तो इसने कंस्ट्रक्शन को इंपैक्ट किया है। उसके बाद अगर बात करें आयरन की, तो आयरन आपको पता है कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और जो इंपोर्ट है वो भी ज़ाहिर है लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं है, चाइना के हाथ में है। चाइना दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील का, तो उस पर भी ज़ाहिर है डॉलर इंपैक्ट करता है। तो मतलब डॉलर जो बड़ा है इसने हमारे तमाम कॉस्ट हेड को बढ़ा दी है, और वो कंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली अफेक्टेड है। अब आपका जो स्टील है वो भी 250 रुपए पर केजी चला गया है। उसके बाद उसमें आपका पीपीआरसी पाइपिंग यूज होता है, जो पाइप है वो भी दाने से बनता है और दाना भी इंपोर्ट होता है चाइना से। उसके बाद आपकी टाइल, सिरेमिक, ये वो, यानी हर चीज से डॉलर रिलेट करता है और साथ में आपकी फ्यूल प्राइसेस रिलेट कर रही होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट अब डबल है। ठीक हो गया जी। अब अगर बात की जाए बने बनाए घर की कि वो आपको सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, तो उस पर ये मसला है कि चूंकि पहले एमनेस्टी स्कीम थी, बहुत ज्यादा बिल्डर, आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद देखें, जगह जगह प्लाजे बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डर लगे हुए हैं, क्योंकि उस पर टैक्स की छूट थी। तो तब के जो बिल्डर स्टक हुए हुए मार्केट में, वो उन आजकल आपको सस्ते में घर दे सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आई है। उनको फिर भी प्रॉफिट नजर आता है कि यार मुझे तो इतने में पड़ा, चले मैं निकाल देता हूं। तो जो रियल जेन्युइन जो अपना घर खरीदने के लिए मार्केट में लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है। हो सकता है 2-3-4 महीने में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, मार्केट फिर बेहतर हो जाए, तो ये प्राइसेस फिर पकड़ी नहीं जाने वाली। ठीक हो गया जी। ये है जी उनकी पोजीशन। और अगर आप बात करें कि मटेरियल की प्राइसेस रुकेंगी नहीं रुकेंगी, तो मेरे भाइयों ये बिल्कुल नहीं रुकेंगी। ये फ्यूचर में और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इनका रुकने की कोई दूर दूर तक चांस नहीं नजर आ रहा है। आईएमएफ से पैसे आ नहीं रहे। उसके बाद चाइना, सऊदीया भी वो अच्छी वो फंडिंग नहीं कर रहा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तो इस हद तक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो अपने जो एसेट पड़े हैं उनको भी विड्रॉ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड को विड्रॉ करवाने की एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद को 12 अरब डॉलर के जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको को बेचने की, उनके शेयर्स बेचने की वो सोच रहे हैं। क्योंकि अब बिल्डर हजरात जो हैं वो घर बनाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो टैक्सेस से थोड़ा स्टक हुए हैं, पीछे हो गए हैं मार्केट से, इन्वेस्टर रुक गया है। जो घर बने हुए थे वो बहुत तेजी से बिक रहे हैं। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द जो घर फॉर सेल थे अपनी कॉलोनीज में देखें ना, तो वो बहुत ज्यादा हद तक सेल हो चुके हैं। अब आपको आने वाले दिनों में घरों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 12 मिलियन घरों की जरूरत है, जितनी आबादी है पाकिस्तान की, यानी 1 करोड़ 20 लाख घर पाकिस्तान को ऑलरेडी चाहिए। इतनी शॉर्टेज पहले से मार्केट में मौजूद है। तो अगर बिल्डर सेम ऐसे ही जैसे आज की पोजीशन है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो घर नहीं बनाते, तो आने वाले 6 महीनों से 1 साल के अंदर घरों की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। चीज और कि इसमें जो मैंने आपको सारे कॉस्ट हेड बताए हैं, उसमें एक जो है वो ईंटों का भी कॉस्ट हेड है। तो ईंट जो है वो भी कोल से बनती है। तो कोल जो है वो आपको जैसे मैंने बताया इंटरनेशनली तो बड़ा ही बड़ा है, लोकली भी बहुत बड़ा है। तो जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ती है, फ्यूल बढ़ता है, तो साथ कोल तो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही बढ़ता है। तो जहां ईंट थी 6000 की, आज ईंट है
12-14 हज़ार की, 15 हज़ार की पर 1000 जो है, तो आप समझें कि ईंट, सरिया, सीमेंट, आपका पीपीआरसी पाइप, आपकी जो बाकी सारी टाइलें हैं जो लगनी है, ये सारे कॉस्ट एट बहुत हद तक बढ़ चुके हुए हैं। इसका इम्पैक्ट चूंकि अब मार्केट में सेलिंग बाइंग कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, थोड़ी सी स्टेबल हुई, लोग फिर भागेंगे, इन्वेस्टर इधर आएगा, तो मार्केट में एक राइज डेवलप होगा। अच्छा, एक और बात थोड़ी सी मैंने आपसे करनी है कि जो कंपैरिजन मैंने आज आपको बताया है कि अगर आपके पास डॉलर होते और अगर आपके पास प्लॉट था, तो क्या चीज़ बेहतर थी। तो आने वाले दिनों में मैं एक रिसर्च कर रहा हूं, आपके सामने इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट करूंगा कि अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो कौन सी ऐसी सुइटेबल ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को महफूज रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपसे शेयर करूंगा वेरी नियर इन फ्यूचर।